everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो हम लोगों ने स्टार्ट करी है हमारी इंडियन इको की एमसीक्यू सीरीज। देखो अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 to 4 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर लिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करे थे। अब आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। देखो अच्छे क्वेश्चन है। पहली बात, इन क्वेश्चन से आपकी एनसीईआरटी पूरी कवर होती है। स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो हर तरह के क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को जरूर करना। सबसे पहले अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा ना तो कमेंट्स के अंदर इस चैप्टर की डिटेल वन शॉट का लिंक मिल जाएगा। पहले ये चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद में इन एमसीक्यूज पर आना। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन आता है, द वेरियस फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर्स आर। हमारे पास में कुछ हेल्थ एक्सपेंडिचर्स गिवन है, हमें बताना है कौन कौन से हेल्थ एक्सपेंडिचर्स होते हैं। अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन प्रिवेंटिव मेडिसिन, प्रिवेंटिव मेडिसिन पे जो पैसा खर्च करा जाता है, जैसे अभी वो डिजीज बीमारी हुई नहीं है, उससे पहले ही वैक्सीन दी जा रही है ताकि हम उस बीमारी से बच सके। फॉर एग्जाम्पल कोविड नहीं हुआ, उससे पहले कोविड के लिए वैक्सीन दे रहे हैं ताकि फ्यूचर में कोविड ना हो, तो प्रिवेंट करने के लिए जो मेडिसिन देने हैं। अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन क्यूरेटिव मेडिसिन, अभी डिजीज हो चुकी है, टीबी हो रहा है, कैंसर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसे सही करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है दैट इज क्यूरेटिव मेडिसिन। अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन स्प्रेडिंग हेल्थ लिटरेसी, हेल्थ लिटरेसी के लिए पैसा खर्च करना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब कोविड चल रहा था तब अवेयरनेस स्प्रेड करी जा रही थी, जैसे होर्डिंग्स पर बोर्ड लग रहे हैं या फिर टीवी में ऐड दिए जा रहे हैं, न्यूज़पेपर में ऐड दिए जा रहे हैं कि 2 गज दूरी रखनी है, प्रॉपर्ली हाथों को सैनिटाइज करना है, मास्क पहन के रखना है, बहुत जरूरी काम है, तभी घर से बाहर निकलना है। ये क्या है? अवेयरनेस स्प्रेड करना। इसे बोलते हैं सोशल मेडिसिन। प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी, प्रॉपर सैनिटेशन हो, साफ सफाई हो। तो इनमें से कौन से हेल्थ एक्सपेंडिचर्स में आते हैं? देखो ये सारे ही हेल्थ एक्सपेंडिचर में आते हैं। प्रिवेंटिव मेडिसिन पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं, क्यूरेटिव मेडिसिन पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं, सोशल मेडिसिन पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, पानी की सुविधा, सैनिटेशन फैसिलिटी, सब कुछ हेल्थ एक्सपेंडिचर में आता है। तो करेक्ट हो गया हमारा डी, सारे के सारे आएंगे। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच 5-year प्लान रिकॉग्नाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक ग्रोथ? कौन सा 5-year प्लान बताता है कि भाई ह्यूमन कैपिटल हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है? अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगी तो ही हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो देखो 7th 5-year प्लान बताता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से ही हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। जो शुरुआत वाले हमारे 5-year प्लान्स थे उसमें तो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पर फोकस कर रहे थे। देन बाद में हमें ये रियलाइज हुआ कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पर हमारे पास में 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना है दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या फिर दोनों फॉल्स है। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड फॉल्स है, फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड करेक्ट है। बहुत आराम से दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ना। ह्यूमन कैपिटल इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज अनप्रोडक्टिव इफ इट डज नॉट एनहांस आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो ये बात एकदम सही है, अनप्रोडक्टिव देखकर घबराना मत, सही बात है। ह्यूमन कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो यही बोलता है कि एजुकेशन पर जो पैसा खर्च कर रहे हैं, हेल्थ पर जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो अनप्रोडक्टिव है, उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई उसका मतलब नहीं है। अगर उसकी वजह से हमारी कंट्री के गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज ना हो, एक पर्सन बहुत पढ़ा लिखा है, अच्छी उसकी हेल्थ है, बहुत एक्सपर्टीज है, लेकिन अगर वो कंट्री के वैल्यू एडिशन के प्रोसेस में हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करता ना, तो वो हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल नहीं कहलाएगा। तो ह्यूमन कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश कॉन्सेप्ट है। पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी हेल्थ है, उन पे जो खर्चा करा जा रहा है वो अनप्रोडक्टिव है अगर वो हमारे कंट्री के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे। सही बात है। ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग्स एज अ मींस टू एन एंड, ये भी सही बात है। ह्यूमन कैपिटल जो है वो ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ह्यूमन बीइंग्स को, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीए, सीएस वगैरह को मींस टू एन एंड समझा जाता है। एंड मतलब हमारा मकसद क्या है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। मींस का मतलब है ये एक साधन है, एक रिसोर्स है। इन पढ़े लिखे लोगों की वजह से ही हम हमारे गोल को हासिल कर सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलेट्स द हेल्थ सेक्टर इन इंडिया। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे हेल्थ सेक्टर को रेगुलेट करता है? तो देखो सबसे पहली बात आंसर है ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। जिनको फुल फॉर्म नहीं पता याद रखना, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च हमारे हेल्थ सेक्टर को रेगुलेट करता है। बाकी भी बता देती हूँ, यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, AICTE की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये मेडिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तो ऐसे ही है, तो याद रखना ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। अच्छा समझ में आ रहा है, मतलब जो 3 स्टेटमेंट्स है वो गलत है, कोई एक स्टेटमेंट सही है, हमें बताना है कौन सा सही है। द ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन मेक्स प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन असेंशियल। अच्छा, हमारे हेल्थ सेक्टर हमारे एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, क्या ये रीजन है कि प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है? क्या ये रीजन है इस वजह से प्राइवेट स्कूल्स इतने सारे हैं? देखो प्राइवेट सेक्टर सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को अपने प्रॉफिट से मतलब है, उसे इस बात से लेना देना नहीं है कि एजुकेशन के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है। यहां पर आना चाहिए था पब्लिक सेक्टर, एजुकेशन पर बहुत पैसा खर्च होता है, हेल्थ पर भी बहुत पैसा खर्च होता है, इसकी वजह से पब्लिक सेक्टर पार्टिसिपेट करता है, तो ये गलत हो गया। Education for the children in the age group of 6 to 14 years has been recognized as a right by the Indian government। देखो ये सही है कि भाई 6 से लेकर 14 इयर्स तक के जो बच्चे हैं उन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये हमारे लिए एक राइट बन चुका है, इसे बोलते हैं राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो ये सही बात है, 6 to 14 इयर्स तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये क्या है, एक राइट है, सही बात है। बाकी भी पढ़ के देख लो, एजुकेशन की वजह से सोशल ग्रोथ होती है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती है, तो गलत है, दोनों तरह की ग्रोथ होती है। एज फार एज लिटरेसी इज कंसर्न्ड, अगर हम लिटरेसी की बात करें, इंडिया इज एट पार विद द डेवलप्ड कंट्रीज। इंडिया डेवलप्ड कंट्रीज के बराबर है क्या? नहीं यार, हम बहुत पीछे हैं, तो बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, मतलब कोई 3 तो करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है, वो हमें बताना है। द स्टेट्स ऑफ इंडिया शो वेरिएशंस इन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एजुकेशन। इन 2014-15 बिहार इनकर्ड लोवेस्ट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ये सही बात है। देखो हमारी कंट्री में हर स्टेट अलग अलग खर्चा करती है एजुकेशन पर, जैसे मैं अगर 2014-15 की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने एजुकेशन पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करा, वहीं बिहार की गवर्नमेंट ने एजुकेशन पर सबसे कम पैसा खर्च करा, सही बात है, करेक्ट हो गया। Despite a significant trend towards privatization of education, आज एजुकेशन का इतना प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हर गली गली के अंदर प्राइवेट स्कूल्स हैं। The bulk of spending is done by the central and the state government, फिर भी एजुकेशन पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च कौन करती है? हमारी स्टेट गवर्नमेंट और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी सही बात है। चाहे कितने ही प्राइवेट स्कूल्स खुल जाए, सबसे ज्यादा खर्चा तो एजुकेशन पर कौन कर रही है? हमारी गवर्नमेंट। NCERT enforces the rules and regulations regarding higher education in country, ये गलत हो गया, मतलब ये हमें चाहिए था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एनसीईआरटी जो है वो हायर एजुकेशन के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है क्या? नहीं, एनसीईआरटी बनाती है सीनियर सेकेंडरी तक के लिए, यानी कि 12th तक के लिए रूल्स और रेगुलेशंस, तो ये हमारा गलत है। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड यूथ इज ट्रेंडिंग अप, आज हमारी कंट्री में बहुत सारे एजुकेटेड यूथ है, पढ़े लिखे यूथ हैं जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, फिर भी वो क्या है? अनएम्प्लॉयड, ये भी सही बात है, तो सी करेक्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ ए नेशन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हमारी कंट्री के अंदर कितने स्किल्ड, कितने एक्सपर्ट, कितने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, इनके स्टॉक को क्या बोला जाता है? तो देखो कंफ्यूज मत होना कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है या ह्यूमन कैपिटल होता है, यहाँ पर स्टॉक की बात करी गई है, स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ ए नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हमारी कंट्री में कितने स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट लोग हैं, इसे हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल। मान लो यहीं पर लिखा हुआ होता द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ अ नेशन, अगर एडिंग वर्ड आ जाता तो आंसर हमारा क्या होता? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। समझ में आया? दोनों में डिफरेंस है, तो यहां कंफ्यूज नहीं होना, इस तरह की चीजों को दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन द ईयर डैश द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी फॉर ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। किस साल हमारी गवर्नमेंट ने एजुकेशन को फ्री और कंपलसरी कर लिया कि भाई जितने भी बच्चे 6 to 14 ईयर्स की एज के अंदर आते हैं, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन, आपको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी, आप गवर्नमेंट स्कूल के अंदर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन ले सकते हो। तो किस साल गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया, किस साल ये चीज जो है वो लागू हुई? तो ये बात है 2009 की। कब की बात है?
बात है 2009 के अंदर गवर्नमेंट ने एजुकेशन को क्या कर दिया, फ्री और कंपलसरी कर दिया जितने भी बच्चे आते हैं 6 to 14 ईयर्स की एज में। Which organization enforces rules and regulations regarding technical education in India? हमारी कंट्री के अंदर जो भी टेक्निकल एजुकेशन है, इंजीनियरिंग एजुकेशन है, उसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाने का काम किस ऑर्गेनाइजेशन का है? तो किस ऑर्गेनाइजेशन का है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी का तो नहीं है, इसका काम है 12th तक का टेक्स्ट मटेरियल डिजाइन करना और रूल्स रेगुलेशंस बनाना। ऑल इंडिया कमीशन फॉर टेक्निकल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एजुकेशन, ये भी गलत है। ऑल इंडिया कमीशन ऑफ टेक्निकल एस्टैब्लिशमेंट, ये भी गलत है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, याद रखना, ऐसे घुमा फिरा के आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डैश इज द लेजिस्लेटिव मेजर टूवर्ड्स इंश्योरिंग एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल। लेजिस्लेटिव मेजर है कि भाई एक्ट पास हो चुका है कि बच्चों को जो एलिमेंट्री लेवल है यानी कि 6 to 14 ईयर्स तक की एज के जो बच्चे हैं उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए। तो इसके लिए एक्ट पास हुआ, उस एक्ट का क्या नाम है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। क्या नाम है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसी को हम बोलते हैं राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, याद रहेगा, राइट to education. How much education cess has been imposed by the government on all union taxes? अब देखो हमारी सरकार 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दे रही है, इसके लिए सरकार पैसा कहां से लाए? तो जितने भी यूनियन टैक्सेस होते हैं उस पर 2% सेस लगाया जाता है और इस पैसे से गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन पर खर्च करती है। तो कितना परसेंट हो गया, 2%। 2% एजुकेशन सेस लगता है हर तरह के यूनियन टैक्सेस पर, याद रखनी है ये बात। 2% एजुकेशन सेस है किस पर लगता है, सारे यूनियन टैक्सेस पर। Which level of education takes a major share of total expenditure in India? देखो हमारी सरकार जितना भी एजुकेशन पर पैसा खर्च कर रही है, जितना भी एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर कर रही है, सबसे ज्यादा कौन सी एजुकेशन पर पैसा खर्च करा जाता है, सबसे मेजर शेयर किसका है, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर या टर्चरी? तो याद रखना हमारी सरकार एलिमेंट्री एजुकेशन पर सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है। जितना भी गवर्नमेंट एजुकेशन पर पैसा खर्च करी है सबसे ज्यादा किस पर खर्च करती है, एलिमेंट्री एजुकेशन पर यानी कि प्राइमरी एजुकेशन पर। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। इनमें से कौन कौन से हैं जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के रास्ते में एक प्रॉब्लम का काम करते हैं, एक ऑब्स्टैकल, बाधा का काम करते हैं? देखो हम लोगों ने पढ़ा था ब्रेन ड्रेन तो होता है कि हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने टेक्नोलॉजी सारी सीखी है, यहाँ ट्रेनिंग ली, लेकिन जब कमाने की बारी आई हम दूसरी कंट्री चले गए, ये तो होता है। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड भी हम लोगों ने पढ़ा था। आज हमारे यहाँ पर गली गली के अंदर स्कूल है जहां पर सिर्फ डिग्री से मतलब है, बच्चों के अंदर कोई स्किल्स डेवलप नहीं करी जा रही, उन्हें प्रैक्टिकल चीजें नहीं सिखाई जा रही, ये भी सही है। राइजिंग पॉपुलेशन बहुत बड़ा रीजन है, इसीलिए आज हर जगह एंट्रेंस टेस्ट है, सिर्फ क्रीम को सिलेक्ट करा जाता है। चेंजेस इन सोशल आउटलुक, ऐसा हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा था, प्रॉब्लम्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, सी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन। इनमें से कौन सा प्रिवेंटिव मेडिसिन का एग्जाम्पल है? तो मैंने क्या बताया, प्रिवेंटिव मेडिसिन कौन सी होती है, जो कोविड के लिए लगी थी वैक्सीन, कि अभी हमें बीमारी हुई नहीं है, बीमारी से प्रिवेंट करने के लिए पहले से वैक्सीन दी जा रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, वैक्सीनेशन। पहले से वैक्सीन दे दी ताकि फ्यूचर में हम उस बीमारी से बच सके, दैट इज प्रिवेंटिव मेडिसिन। हाउ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें पता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, हमारा जीडीपी इंक्रीज होता है, हमारी कंट्री आगे बढ़ती है। कैसे? बाय स्टिम्युलेटिंग इनोवेशंस एंड इन्वेंशन। सही बात है, अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेटेड हैं, ट्रेंड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो कंट्री में इनोवेशन होगा, कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी आएगी, नए नए इन्वेंशन होंगे। सही बात है। बाय इनेबलिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन साइंटिफिक एडवांसमेंट। जितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, अगर कोई भी साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रहा है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई इन्वेंशन हो रहा है, कुछ भी नया एडवांसमेंट हो रहा है, तो पढ़े लिखे ट्रेंड लोग उस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये भी सही बात है, दोनों काम होते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है क्या, यानी कि नेगेटिवली रिलेटेड है क्या, कि भाई अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी? नहीं यार, दोनों में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। जितना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतनी ही ज्यादा कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो सी वाला गलत हो गया, आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। समझ में आया?
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, दो कॉलम्स हमारे पास में गिवन है, हमें मैच करना है, हमारे पास में ऑल्टरनेटिव्स गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करा करो जिसके लिए लग रहा है ना यार एकदम श्योर हो, सबसे पहले उसे मैच कर लो। जैसे यूजीसी याद होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसका काम क्या है, यूनिवर्सिटी लेवल के लिए फंडिंग करना, यूनिवर्सिटी लेवल के लिए पैसा देना। तो इसे मैच कर दो, देखो ये फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है, फंडिंग अथॉरिटी फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ये सही बैठ गया, समझ में आया ना, ये सही बैठ गया। और भी कोई दिमाग में आ रहा है क्या, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, चलो छोड़ो इसी को देख लो, सी के साथ में कौन सा फिट बैठता है, फर्स्ट वाला फिट बैठता है, तो देख लो सी के साथ में फर्स्ट फिट बैठता है, वो तो हमें इसी में मिल रहा है, सी के साथ में फर्स्ट वाला फिट बैठ रहा है, इसी में मिल रहा है। तो चलो बाकियों को भी चेक करके देख लेते हैं, ए के साथ में थर्ड वाला मैच हो रहा है क्या, चेक कर लो इसका, तपास मजूमदार कमेटी रिकमेंडेशन फॉर एजुकेशन एक्सपेंडिचर फॉर 10 ईयर्स, सही बात है, तपास मजूमदार कमेटी हमारी गवर्नमेंट ने अपॉइंट करी थी 1999 के अंदर, जिसने बताया था कि आने वाले 10 सालों के अंदर हमारी गवर्नमेंट को एजुकेशन पर कितना पैसा खर्च करना चाहिए, सही बात है। उसके बाद में बी के साथ में फोर्थ आ रहा है एजुकेशन कमीशन रिकमेंडेशन फॉर एजुकेशन एक्सपेंडिचर एट 6% ऑफ जीडीपी, सही है, एजुकेशन कमीशन भी अपॉइंट करा गया था 1964 से 66 के अंदर, जिसने बताया था हमारी सरकार जीडीपी का कितना परसेंट, 6% एजुकेशन पर स्पेंड करे, ये भी मैच हो गया, ये मैच हो ही गया था। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन किसके साथ में जाएगा, बचे हुए सेकंड के साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये चीज मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई हमारी सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि एलिमेंट्री एजुकेशन प्रमोट हो सके, बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जा सके। तो ये हमारा फिट बैठ गया, ए वाला करेक्ट है, समझ में आया। तो जिसके लिए श्योर हो सबसे पहले उसको मैच कर लो और बाकियों को हटा दो, उसके हिसाब से बाकी के चेक कर लो, क्लियर है। नेक्स्ट क्या कहता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, द तपास मजूमदार कमेटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1999, सही है, तपास मजूमदार कमेटी को 1999 में ही अपॉइंट करा गया था, एस्टिमेटेड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, और इस कमेटी ने बताया था कि सरकार को एजुकेशन पर कितना पैसा खर्च करना चाहिए, करेक्ट है। द एजुकेशन कमीशन कब अपॉइंट करा गया था, 1964 से 66 की बात है, हैड रिकमेंडेड दैट एटलीस्ट 4% ऑफ जीडीपी टू बी स्पेंट ऑन एजुकेशन सो एज टू मेक अ नोटिसिएबल रेट ऑफ ग्रोथ इन एजुकेशनल अचीवमेंट, पूरी लाइन सही है, सिर्फ यहां पर गड़बड़ हो गई। एजुकेशन कमीशन ने बोला था कि हमारी सरकार एटलीस्ट जीडीपी का 6% एजुकेशन पर खर्च करे ताकि हमारा एजुकेशनल सेक्टर ग्रो कर सके, तो गलती हो गई ना, 4% की जगह 6% आना चाहिए था। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 क्या है, फॉल्स है। एक्चुअली में हम लोग 4% स्पेंड करते हैं जीडीपी का, लेकिन रिकमेंड कितना करा गया था, 6% रिकमेंड करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का है, पहले दोनों स्टेटमेंट्स को इंडिविजुअली पढ़ लो। फर्म्स आर ऑलवेज इंक्लाइन टू अंडरटेक ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम, सही बात है, जो फर्म्स हैं वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाती हैं, बहुत सारी फर्म्स है जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाती हैं जहां पर इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, काम करने के साथ साथ में उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है, सही बात है। वर्कर्स कैन बी ट्रेन्ड इन द फर्म्स अंडर द सुपरविजन ऑफ अ स्किल्ड वर्कर, ये भी सही है, वर्कर्स को हम ट्रेनिंग दे सकते हैं फर्म के अंदर ही, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, उनके ऊपर एक स्किल्ड वर्कर होगा, स्किल्ड वर्कर के सुपरविजन के अंडर, स्किल्ड वर्कर चेक करता रहेगा वर्कर्स को, और स्किल्ड वर्कर के अंडर जो नीचे वर्कर्स है उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है उसके सुपरविजन के अंडर। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, आंसर हमारा ए और बी में से होना चाहिए। अब ये देखो, ये जो रीजन है क्या वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन है, फर्म्स आर ऑलवेज इंक्लाइन टू अंडरटेक, फर्म्स जो है वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग करवाती हैं, वर्कर को फर्म्स के अंदर ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है एक स्किल्ड वर्कर के अंडर। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर बी होगा, है ना। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल, ह्यूमन कैपिटल तो इंटेंजिबल है, मुझे देख सकते हो आप लेकिन मेरे पढ़ाने को थोड़ी ना देख सकते हो, मेरे पढ़ाने को आप सिर्फ फील कर सकते हो, डॉक्टर को देख सकते हो लेकिन डॉक्टर के ट्रीटमेंट को सिर्फ फील कर सकते हो, तो इंटेंजिबल है। इट इज एंडोजीनियसली बिल्ट इन द बॉडी एंड माइंड ऑफ इट्स ओनर, ये जो स्किल होती है, एक्सपर्टीज होती है, वो जो ओनर है उसकी बॉडी उसके माइंड में अपने आप धीरे धीरे टाइम के साथ साथ में जैसे जैसे वो
वो एजुकेशन पर पैसा खर्च करेगा, हेल्थ पे पैसा खर्च करेगा, वो अपने आप डेवलप हो जाती है। तो ये इंटेंजिबल चीज है, सही बात है। फिजिकल कैपिटल इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर, फिजिकल कैपिटल को हम उसके ओनर से सेपरेट कर सकते हैं। अभी आप बोलो मैम एक दिन के लिए आपका लैपटॉप चाहिए, तो आप मेरा लैपटॉप ले जाओगे, मैं यहाँ हूँ, मेरा लैपटॉप आपके पास में है, तो फिजिकल कैपिटल को आप उसके ओनर से सेपरेट कर सकते हो, ये बात भी सही है। ह्यूमन कैपिटल इज कंप्लीटली मोबाइल बिटवीन कंट्रीज, ये बात बिल्कुल गलत है। ह्यूमन कैपिटल जो है वो परफेक्टली मोबाइल नहीं है। हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, ये चीज कंप्लीटली मोबाइल नहीं है। कल्चर का डिफरेंस होता है, नेशनैलिटी का डिफरेंस होता है, बीच बीच में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो कंप्लीटली मोबाइल नहीं है, ये बात गलत हो गई। Expenditure on health provides knowledge to understand changes in society and scientific advancement and thus facilitates inventions and innovations। देखो पूरी लाइन सही है, लेकिन यहाँ पर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ नहीं आएगा, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन आएगा। जब एजुकेशन पर पैसा खर्च करा जाता है तो बंदा सारे साइंटिफिक एडवांसमेंट्स को अच्छे से समझता है, इनोवेशंस इन्वेंशंस को अच्छे से समझ सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो करेक्ट फर्स्ट और सेकंड है, करेक्ट कौन से हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड है करेक्ट, ठीक है, ए आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में आमने सामने चेक करना है कौन सा करेक्ट बनता है। एनसीईआरटी के सामने है डिजाइंस टेक्स्ट मटेरियल अप टू द सेकेंडरी लेवल। अब बच्चों को लगेगा ये तो सही है, एकदम सही बात है, बेटा गलत है। एनसीईआरटी सिर्फ सेकेंडरी लेवल तक का टेक्स्ट मटेरियल डिजाइन नहीं करती है, सीनियर सेकेंडरी लेवल तक का टेक्स्ट मटेरियल डिजाइन करती है। सिर्फ 10th तक का टेक्स्ट मटेरियल डिजाइन करने का काम नहीं है, 12th तक का टेक्स्ट मटेरियल डिजाइन करती है। तो ये गलत हो गया हमारा, है ना, सीनियर सेकेंडरी लेवल आना चाहिए था। जेंडर बायस की हम बात कर रहे हैं, एनरोलमेंट रेशियो ऑफ मेल्स इज लो एंड ड्रॉप आउट रेशियो इज हाई, ये बात भी गलत है। देखो मेल्स का एनरोलमेंट रेशियो कोई लो थोड़ी ना है, स्कूल्स में जो एडमिशन कराया जा रहा है मेल्स का, वो एडमिशन का जो रेशियो है वो लो नहीं है, ये बात फीमेल्स के लिए है। फीमेल्स का एनरोलमेंट रेशियो लो है, फीमेल्स को एडमिशन कम करवाया जाता है स्कूल के अंदर, और उनका ड्रॉप आउट रेशियो ज्यादा है, जल्दी से उन्हें स्कूल से निकलवा लिया जाता है 10th 12th करवा के, ताकि शादी वगैरह कर ले या फिर पैसे की कोई प्रॉब्लम है तो ये बात भी उल्टी हो गई। प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन हैज वाइडन द गल्फ बिटवीन एक्सेस लेवल फॉर द रिच एंड द पुअर, ये हमने पढ़ा था, सही है। आज इतने सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं कि जो रिच लोग हैं उन्हें तो अच्छी खासी एजुकेशन मिल रही है, लेकिन बेचारे पुअर लोगों का क्या। गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कूल्स हैं, लेकिन वो स्कूल्स भी कई बार बहुत दूर दूर है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें उनके प्रॉपर एरिया के अंदर, गरीब बच्चों की बात कर रही हूँ, उनके एरिया में स्कूल्स अवेलेबल नहीं है। अब ऐसे बच्चे बेचारे कहाँ पर जाएंगे दूर दूर स्कूल्स के अंदर, तो बेचारे पुअर लोगों को प्रॉपरली एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, रिच लोगों को अच्छी खासी एजुकेशन मिल रही है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं इनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, सही बात है। तपास मजूमदार कमेटी, इंडिया मस्ट स्पेंड 6% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन, ये बात तपास मजूमदार कमेटी की नहीं है, ये बात है एजुकेशन कमीशन की। तो डी भी गलत हो गया, करेक्ट कौन सा है, सी के सामने कौन सा आ रहा है, थर्ड, ये करेक्ट हो गया। समझ में आया। तो इसी के साथ में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 के भी 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर लिए हैं। इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना, सबसे पहले चैप्टर नहीं पढ़ा तो अच्छे से चैप्टर को पढ़ लो, फिर इन क्वेश्चंस को करना। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और बतानी है, प्लीज ध्यान से सुन लेना। देखो अभी इस चैनल का नाम क्या है, NY क्लासेस। बहुत जल्दी आई गेस इसी मंथ के अंदर मैं देखो चैनल का नाम चेंज कर रही हूँ। रीजन सिर्फ इतना है कि ये नाम है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाला नाम है, सर्च में नहीं आ पा रहा है नाम प्रॉपर्ली। कई बार बच्चे बाय क्लासेस बोलते हैं, कई बार बच्चे माय क्लासेस बोलते हैं, कई बार स्मॉल NY बोलते हैं, और ऐसे बहुत सारे नाम है। तो कॉमन नाम है, रीच में नहीं आ पा रहा है, मैं मतलब जितने बच्चों तक पहुंचना चाहती हूँ ना शायद उतने बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही, तो मैं इस चैनल का नाम चेंज कर रही हूँ, इसी मंथ चेंज कर दूंगी, और नया नाम रख रही हूँ नेहा जांगेड़, है ना, N और J हमारा कैपिटल है, NEHA नेहा, JANGID है ना, मेरा नाम है ये। तो इस पर मैं चैनल का नाम रख रही हूँ। अब देखो होगा क्या, अगर मैं चैनल का नाम बदलूंगी ना तो हो सकता है आपको ये चैनल सर्च में ना मिले, है ना NY क्लासेस से देखने को मिले, ना नेहा जांगेड़ से देखने को मिले। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको चैनल ढूंढने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, आपकी पढ़ाई बीच में खराब ना हो। और एक काम कर सकते हो, आप 2-3 वीडियोस के लिंक को सेव करके रख लो अपना फोन के अंदर, तो अगर फ्यूचर में आपको चैनल नहीं मिलेगा तो आप उन लिंक्स पर जाना, उन लिंक्स के थ्रू आप किसी पर्टिकुलर वीडियो पर पहुंच सकते हो। तो या तो ऐसा कर लो, सब्सक्राइब कर लो, लिंक सेव करके रख लो, या फिर सबसे बेस्ट बता रही हूं टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो जाओ। टेलीग्राम चैनल का नाम है NY, उसका सेम रहेगा नाम, उसका नाम वही रहेगा, NY क्लासेस बाय नेहा जांगेड़। जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही है, जो मैंने कैपिटल में लिखा है वो कैपिटल में है, जो स्मॉल में लिखा है वो स्मॉल में है। तो टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाओ, वहां पर मैं वीडियोस की लिंक डाल दिया करूंगी, तो आपको वीडियोस ढूंढने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ तक का अच्छे से पढ़ के रखना। कल वाली क्लास में हम लोग करेंगे रूरल डेवलपमेंट के MCQs। बाय बाय।